हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल जजमेंट राइटिंग। ये सिविल जजमेंट राइटिंग जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एमपी जुडिशरी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या हैं? ए, प्लेंटिफ है इस केस में जिसने सूट फाइल किया है डिफेंडेंट बी के अगेंस्ट 1,60,000 की रिकवरी के लिए, साथ में 2% पर मंथ इंटरेस्ट के साथ। प्लेंटिफ ने कहा है 3 जनवरी 2005 को डिफेंडेंट बी उसके घर पर आया सी के साथ और उसे रिक्वेस्ट किया कि उसको डोमेस्टिक एक्सपेंसेस की नीड है, इसलिए उसे लोन अमाउंट चाहिए। ए, सी और डी ये तीनों नेबर्स हैं जो कि ई टाउन में रहते हैं। ए कौन है? ए वो पर्सन है जो इस केस में प्लेंटिफ है। सी वो पर्सन है जो इस डिफेंडेंट के साथ उसके घर पर आया था और गारंटी दे रहा है, और डी भी एक नेबर है और ये तीनों ही टाउन ई में रहते हैं। सी की गारंटी देने पर प्लेंटिफ ने ये अमाउंट डिफेंडेंट को दे दिया और डिफेंडेंट ने तभी एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया प्लेंटिफ के रेजिडेंस पर सी और डी की प्रेजेंस में। पर जैसा कि डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इस अमाउंट को वापस कर देगा, तो डिफेंडेंट ने इस अमाउंट को वापस नहीं किया। बार बार डिमांड्स की रिपीट किया गया प्लेंटिफ ने, पर उसने पैसे वापस नहीं दिए। तो फिर प्लेंटिफ ने एक शो कोज नोटिस भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से 30 जुलाई 2007 को, जो कि डिफेंडेंट को रिसीव हुआ और डिफेंडेंट ने उसके रिप्लाई में कहा कि ना तो उसने कभी कोई अमाउंट लिया है और ना ही उसने कभी कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है। ये रिप्लाई रिसीव करने के बाद प्लेंटिफ को ये लगा कि डिफेंडेंट की कोई विलिंगनेस नहीं है कि वो इस अमाउंट को पे करना चाहता है, इसलिए प्लेंटिफ ने ये सिविल सूट रिकवरी का टोटल अमाउंट का साथ में इंटरेस्ट सिविल जज सेकंड क्लास कोर्ट के सामने फाइल किया है, जो कि टाउन ई में सिचुएटेड है। उसके बाद डिफेंडेंट की प्लीडिंग क्या है कि डिफेंडेंट बी ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है। रिटन स्टेटमेंट में वो प्लीड करता है कि ना तो उसने कोई अमाउंट बोरो किया है और ना ही कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है, जैसा कि प्लेंट में कहा गया है। डिफेंडेंट स्पेशली अपने इस प्लीडिंग में ये मेंशन करता है कि जो सी है इसका विटनेस, जो कि प्लेंटिफ ने विटनेस बनाया है, वो अपने ब्रदर एफ के साथ कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने एक फेक प्रोमिसरी नोट बनाया है, क्योंकि ये दोनों जो हैं एफ और सी जो हैं ये क्लोज रिलेटिव हैं ए की, और इन्होंने ये जो काम किया है फेक प्रोमिसरी नोट बनाने का, ये कॉल्यूजन से किया है और अल्टीरियर मोटिव से किया है, क्योंकि 2004 में एक सिविल सूट डिफेंडेंट बी ने एफ के अगेंस्ट फाइल किया था परमानेंट इंजंक्शन का, जो कि डिसाइड हुआ था 22 अक्टूबर 2009 को और उस बी के फेवर में डिसाइड हुआ था। और पहले वाले सूट में एफ ने कोई एग्रीमेंट फॉर सेल लगाया था जिसमें सी विटनेस था, और जो ये एग्रीमेंट फॉर सेल था इसे कोर्ट ने फोर्स डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया था, और डिफेंडेंट से उसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके एक फोर्स्ड प्रोमिसरी नोट बना लिया। अब आ जाते हैं प्लेंटिफ की एविडेंस पर। प्लेंटिफ की एविडेंस ये है कि प्लेंटिफ 3 विटनेस प्रोड्यूस करता है। पहला तो खुद, दूसरा उसका प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है सेकेंड सी, तीसरा उसका विटनेस है डी। प्लेंटिफ ने एक प्रोमिसरी नोट एग्जिबिट P1 और नोटिस एग्जिबिट P2 भी फाइल किए हैं, और पोस्टल रिसीट, क्योंकि उसने कहा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से उसने भेजी, और उसने पोस्टल रिसीट विद एक्नॉलेजमेंट एग्जिबिट P3 और P4 फाइल करी है। जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे थे कोर्ट के सामने, तो ये बात क्लियर हुई कि जो एग्जिबिट P1 है, जिसे कि प्लेंटिफ कह रहा है कि प्रोमिसरी नोट है, वो बात क्लियर हुई कि ये प्रोमिसरी नोट नहीं है बल्कि ये एक बॉन्ड है। और इन तीनों विटनेसेस ने, किसने? ए ने, सी ने और डी ने, अपनी टेस्टिमनी जब उनकी रिकॉर्ड हुई, उन्होंने ये बात स्टेट करी कि डिफेंडेंट ने ही एग्जिबिट P1 वाला जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया था 3 जनवरी 2005 को प्लेंटिफ के रेजिडेंस पर, क्योंकि उसने वहाँ से 1,60,000 रुपये का लोन लिया था और एग्री हुआ था 2% पर मंथ इंटरेस्ट के लिए। प्लेंटिफ ने ये भी स्टेट किया कि सी
जिसने कि साइन किए हैं प्रोमिसरी नोट पर जिसने कि साइन किए हैं प्रोमिसरी नोट पे प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, उसने कहा कि ये जो सी है ये गारंटर की तरह आया था जब ये लोन ट्रांजैक्शंस हुई थी। प्लेंटिफ ने ये भी कहा कि 30 जुलाई 2007 को उसने एक नोटिस भिजवाया एग्जिबिट पी टू डिफेंडेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट से, जिस पे कि डिफेंडेंट ने रिप्लाई भी किया और डिनाई किया कि ना तो उसने कोई अमाउंट लिया है और ना ही कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद आ जाते हैं डिफेंडेंट की एविडेंस पे। डिफेंडेंट अपनी एविडेंस में खुद ही एज अ विटनेस अपीयर हुआ एज डिफेंस विटनेस 1। उसके बाद डिफेंडेंट ने ये सभी डॉक्यूमेंट, कोर्ट का ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रोड्यूस करवाकर ये सभी डॉक्यूमेंट को प्रूव किया। उसके बाद डिफेंडेंट ने अपनी एविडेंस में ये स्टेट किया कि पहले वाले सूट में, जो पहले वाला सूट फाइल हुआ था, उस सूट में सी और एफ ने थ्रेटन किया था बी को और ट्राई किया था इसको डिस्पोजेस करने के लिए इसकी एग्रीकल्चर लैंड से। इसलिए इस बी ने इंजंक्शन का सूट फाइल किया था एफ के अगेंस्ट, जो कि सी का ब्रदर है। और सी कौन है? जिसे प्लेंटिफ ने अपने केस में विटनेस बनाया है। उसके बाद डिफेंडेंट कहता है कि पहले वाले सूट में एफ ने एक एग्रीमेंट फॉर सेल प्रोड्यूस किया था जिस पर कि सी, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 है, वो विटनेस था और इस सी को पहले वाले सूट में एज अ विटनेस कोर्ट के सामने भी प्रोड्यूस किया गया था। पहले वाले सूट में एग्रीमेंट फॉर सेल थी जो उसे कोर्ट ने फेक एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आते हैं प्लेंटिफ की आर्ग्यूमेंट पे। प्लेंटिफ की आर्ग्यूमेंट क्या है? प्लेंटिफ के काउंसिल कहते हैं कि प्लेंटिफ ने अपना केस प्रूव किया है, जो भी रिलायबल एविडेंस है उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके, और ये भी कहा है कि जो पहले वाला सूट है उसमें प्लेंटिफ ना तो पार्टी है और ना ही विटनेस है, तो इसलिए जो पहले वाला जजमेंट है वो इस प्लेंटिफ पे बाइंडिंग नहीं है। साथ ही प्लेंटिफ ने ये भी कंटेंट किया कि जो डी प्रोड्यूस किया है प्लेंटिफ ने एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस है जो ना ही रिलेटिव है और ना ही इंटरेस्टेड है प्लेंटिफ की फेवर में एविडेंस देने के लिए। इसलिए प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिक्री होना चाहिए। उसके बाद आते हैं डिफेंडेंट की आर्ग्यूमेंट पे। डिफेंडेंट ने आर्ग्यूमेंट किया कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में किसी तरह का कोई भी इंट्रोडक्शन या रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता कि उससे लोन अमाउंट लिया जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो कैसे प्लेंटिफ ने एक लोन अमाउंट बिना किसी सिक्योरिटी के डिफेंडेंट को दे दी। और क्योंकि पहले लिटिगेशन हुई है एफ और बी के बीच में जहां पे सी का रोल था, तो ऐसा कोई ओकेजन ही रेज नहीं होता कि सी को गारंटर बनाकर ये डिफेंडेंट ले आए लोन लेने के। डिफेंडेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को कहा कि जो सिग्नेचर हैं, एडमिटेड सिग्नेचर हैं डिफेंडेंट के ऑन एग्जिबिट D1, उसको देखें, और जो पहले वाला सूट है उस पे जो सिग्नेचर हैं एग्जिबिट P1 उनको देखें, दोनों में ही डिफरेंस है। और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट इन सिग्नेचर्स को कंपेयर करें एज पर सेक्शन 73 ऑफ द एविडेंस एक्ट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। अब क्योंकि ये सिविल जजमेंट राइटिंग है तो इसमें फ्रेम होगा चार्ज, पर चार्ज किस तरह से फ्रेम होगा उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर में लिखेंगे कोर्ट का नाम, द कोर्ट ऑफ सिविल जज सेकंड क्लास। अगर उनका नाम हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो नाम आ जाएगा, अदरवाइज ब्लैंक। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नहीं पता है तो जिस भी स्टेट का आप पेपर दे रहे हैं वो वाला स्टेट का नाम आ जाएगा। फिर सेंटर में लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, यहाँ पे भी जो भी सिविल जज हैं उनका नाम आएगा। ध्यान रहे जब हम क्रिमिनल जजमेंट करते हैं तो वहाँ हम लिखते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पर जब हम सिविल जजमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिविल जज सेकंड क्लास। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, सिविल सूट नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेंटिफ की पूरी डिटेल्स आएंगी। प्लेंटिफ है हमारा A, उनका सन ऑफ, रेजिडेंस, एज, ऑक्यूपेशन, वर्सेस जो भी डिफेंडेंट है उसकी पूरी डिटेल्स आएंगी, उसका नाम, सन ऑफ, एज, रेजिडेंस ऑफ और ऑक्यूपेशन। जो भी दोनों की तरफ से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उन दोनों का नाम आएगा कि प्लेंटिफ के साइड से कौन आ रहे हैं और डिफेंडेंट के साइड से कौन आ रहे हैं। उसके बाद सेंटर में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा जजमेंट, फिर लिखा जाएगा प्रोनाउंस्ड ऑन, जिस भी दिन आप जजमेंट राइटिंग एग्जाम में कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 4 तक जो भी पैराज हैं वो सेम रहेंगे। पैरा नंबर 1 में आएगा कि प्लेंटिफ ने सूट किस सेक्शन में और किस लिए फाइल किया है। पैरा नंबर 2 में आएगा एडमिटेड फैक्ट। पैरा नंबर 3 में प्लेंटिफ की पूरी स्टोरी आएगी।
पैरा नंबर 4 में डिफेंडेंट की पूरी स्टोरी आएगी। अब स्टार्ट करते हैं पैरा 1 से। पैरा नंबर 1 में हम लिखेंगे प्लेंटिफ ए ने ये सूट फाइल किया है डिफेंडेंट बी के अगेंस्ट 1,60,000 की रिकवरी के लिए, जो कि उसने डिफेंडेंट को एज लोन अमाउंट दिया था, साथ में 2% पर मंथ के इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद पैरा नंबर 2 में हम लिखेंगे कि इस केस में कोई भी एडमिटेड फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी बात प्लेंटिफ ने कही है उसमें से किसी भी बात को डिफेंडेंट ने एडमिट नहीं किया है। तो अगर किया होता तो हम यहाँ पैरा नंबर 2 में लिख देते, पर क्योंकि कुछ भी एडमिटेड नहीं है तो लिख देंगे कोई भी एडमिटेड फैक्ट नहीं है। उसके बाद पैरा नंबर 3 में लिखेंगे कि प्लेंटिफ की ब्रीफ में स्टोरी ये है कि मिस्टर ए ने 31 जनवरी 2005 को एक लोन अमाउंट मिस्टर बी को दिया था उसके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए, जिस पर कि डिफेंडेंट जो है उसके घर पर आया था और उसका घर जो है टाउन ई में है। जब वो उसके घर पर आया था तो मिस्टर सी के साथ आया था और रिक्वेस्ट किया था मनी के लिए, जिस पर कि डिफेंडेंट ने सी की गारंटी देने पर ये लोन अमाउंट उसे दिया और डिफेंडेंट ने एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया प्लेंटिफ के फेवर में सी और डी की प्रेजेंस में। सी और डी जो हैं वो प्लेंटिफ के नेबर्स। उसके बाद डिफेंडेंट ने ये अमाउंट रिटर्न नहीं किया बहुत सी डिमांड्स के बाद भी। तो 30 जुलाई 2007 को प्लेंटिफ ने ये एक डिमांड नोटिस भेजा डिफेंडेंट को कि इस मनी के रिगार्डिंग, जिस पे कि डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया कि ना तो उसने कभी कोई पैसा उधार लिया है और ना ही कोई प्रोमिसरी नोट कभी एग्जीक्यूट किया है। इसलिए प्लेंटिफ ने जो सूट है ये फाइल किया है। ये सूट विद इन जुरिस्डिक्शन है, विद इन लिमिटेशन है और प्रॉपर कोर्ट फीस के साथ है। देखिए लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फीस की बात हमें क्वेश्चन में नहीं की गई है, पर यह बात ध्यान रहे कि जब भी सिविल जजमेंट राइटिंग करेंगे तो इस पैरा नंबर 3 में जहाँ पे हम प्लेंटिफ की पूरी स्टोरी लिखेंगे तो एंड में ये बात लिखेंगे कि यहाँ ये जो सूट है विद इन जुरिस्डिक्शन, विद इन लिमिटेशन और प्रॉपर कोर्ट फीस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हमने लिखनी है डिफेंडेंट की पूरी। तो डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में डिनाई करता है कि ना तो उसने कभी कोई अमाउंट लिया है और ना ही कभी कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है। साथ ही डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग में ये भी लिखता है कि जो सी है जिसे कि विटनेस बनाया है प्लेंटिफ ने, इसने अपने भाई एफ के साथ कोल्यूजन करके कॉन्स्पिरेसी करके एक प्रोमिसरी नोट बनाया है और ये जो प्रोमिसरी नोट है ये फेक प्रोमिसरी नोट है और जो सी और एफ हैं ये क्लोज रिलेटिव हैं प्लेंटिफ ए के। इनका अल्टीरियर मोटिव है कि मुझे मज़ा चखाना है, क्योंकि पहले वाला जो केस था वो मेरे फेवर में आया था और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाए थे वो कोर्ट ने फोर्ज्ड डिक्लेयर कर दिए थे, इसलिए जो प्लेंटिफ का सूट है वो डिसमिस होना चाहिए विद कोस्ट। उसके बाद अब हमने प्लेंटिफ की प्लीडिंग देख ली, डिफेंडेंट की प्लीडिंग देख ली। नेक्स्ट पैरा में हमने फ्रेम करने इशू। सिविल जजमेंट राइटिंग के लिए इशू फ्रेम करना एक जिस्ट है, एक आपका बेस बनेगा यहाँ से। अगर इशू सही से फ्रेम किए जाएंगे तो ही जजमेंट राइटिंग सही से डिसाइड होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि प्लेंटिफ ने कौन सी बातें कही हैं और डिफेंडेंट ने कौन सी बातें डिनाई करी हैं। जिन बातों को प्लेंटिफ ने असर्ट और डिफेंडेंट ने डिनाई किया है वो इशू बन जाएगा। या फिर कभी ऐसा होता है कि प्लेंटिफ ने कोई बात बोली नहीं है तो डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कोई बात बोली और प्लेंटिफ ने उस बात को डिनाई किया है या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम उसका भी इशू बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इशू से। इशू स्टार्ट करने से पहले पैरा नंबर 5 में लिखेंगे कि जो भी पार्टी का एडमिशन और डिनायल है और जो भी कोर्ट ने उन्हें ओरली एग्जामिन किया है ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ सीपीसी में, और जो भी डॉक्यूमेंट और प्लीडिंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं तो उनको देखते हुए कोर्ट ये इशू फ्रेम करती है। और जिस सीक्वेंस में ये सारा एक्ट हुआ होगा हमें उसी सीक्वेंस में ये इशू फ्रेम करने होंगे। अब फ्रेम करते हैं इशू। इशू फ्रेम करने से पहले हम एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में लिखेंगे इशूज़, थर्ड में लिखेंगे ऑनर्स ऑफ प्रूफ और फोर्थ में लिखेंगे फाइंडिंग। अब इशू फ्रेम करने के बाद ऑनर्स ऑफ प्रूफ में लिखेंगे कि इस इशू को प्रूव करने का ऑनर्स किसके ऊपर होगा, और फाइंडिंग वाला जो हमारा कॉलम है वो ब्लैंक रखेंगे। पर क्योंकि ये जो जजमेंट हमारे सामने है ये सॉल्व किया हुआ है इसलिए फाइंडिंग्स फिल्ड हैं। पर हमें करना क्या है, जैसे जैसे हम इशू डिसाइड करते जाएंगे तो हम फाइंडिंग्स को फिल कर देंगे। सबसे पहला इशू हम बनाएंगे कि क्या डिफेंडेंट ने प्रोमिसरी नोट प्लेंटिफ के फेवर में एग्जीक्यूट किया है और कोई लोन अमाउंट लिया है प्लेंटिफ से,
इसका जो ओनस होगा वो प्लेंटिफ के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट इशू हमारा बनेगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है 1,60,000 रिकवर करने के लिए, साथ में 2% पर मंथ इंटरेस्ट के साथ। इसका ओनस भी प्लेंटिफ के ऊपर होगा। नेक्स्ट और लास्ट इशू हमारा बनेगा रिलीफ एंड कोस्ट का। ये हर सिविल जजमेंट की राइटिंग में ये इशू बनेगा, रिलीफ और कोस्ट का लास्ट में। अब इशू फ्रेम कर लिए। इशू फ्रेम करने के बाद अब हमें इन सभी इश्यूज को एनालाइज करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ इशू अलोंग विद रीजंस। उसके बाद सेंटर में हम लिखेंगे इशू नंबर 1। फिर पैरा नंबर 6 में हम लिखेंगे सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो लीगल मैक्सिम है एक्टोरी इनकम्बेंट ऑनडस प्रोबेंडी। सभी इश्यूज को प्रूव करने का जो ओनस है वो प्लेंटिफ के ऊपर होगा। तो इसी बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए प्लेंटिफ ने अपने आप को और 2 और विटनेसेस को एग्जामिन करवाया है, और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्लेंटिफ ने सबसे पहले अपने आप को एग्जामिन करवाया और कोर्ट में अपीयर हुए एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, और जो प्रोमिजरी नोट है एग्जिबिट P1 वो प्रोड्यूस किया, डिमांड नोटिस एग्जिबिट P2 प्रोड्यूस किया, पोस्टल रिसीट्स एग्जिबिट P3 प्रोड्यूस करी, एक्नॉलेजमेंट रिसीट एग्जिबिट P4 प्रोड्यूस करी, और स्टेट किया कि डिफेंडेंट ने एग्जिबिट P1 3 जनवरी 2005 को उसके घर पर ही C और D की प्रेजेंस में एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि उसने 1,60,000 रुपये कैश में लिए थे और अग्री हुआ था कि 2% पर मंथ के हिसाब से वो पे करेगा। C इस केस में गारंटर है इस लोन ट्रांजैक्शन में। लोन जो लिया गया था वो डोमेस्टिक नीड्स के लिए लिया गया था। प्रोसिक्यूशन विटनेस ने ये भी कहा कि 30 जुलाई 2007 को उसने डिमांड नोटिस एग्जिबिट P2 डिफेंडेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, जिसपे कि रिप्लाई आया डिफेंडेंट का कि उसने कोई लोन अमाउंट नहीं लिया है और ना ही कभी कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है। प्रोसिक्यूशन विटनेस अनरिबट रहा उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे मिस्टर C और मिस्टर D अपीयर हुए कोर्ट में एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 3। इन दोनों ने भी वही टेस्टिमनी दी जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने दी, और पूरा सपोर्ट किया प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 को, और ये भी अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में अनरिबट रहे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि डिफेंडेंट की साइड से कोई और विटनेस नहीं आया, बल्कि डिफेंडेंट खुद से ही अपीयर हुए कोर्ट में एज डिफेंडेंट विटनेस 1, और सर्टिफाइड कॉपी लगाई जो कि उनका पहले सूट हुआ था, सूट नंबर 1A 2004। उसका जो प्लेंट था एग्जिबिट D1 वो लगाया, रिटन स्टेटमेंट जो थी पहले वाले सूट की एग्जिबिट D2 वो लगाया, एग्रीमेंट टू सेल उस सूट में कोई डिस्प्यूट था एग्जिबिट D3 वो लगाया, जो कि मिस्टर F ने फाइल किया था, जो कि C प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 के ब्रदर हैं, और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था उस पहले वाले केस का 22 अक्टूबर 2009 को। एग्जिबिट D4 उसके जजमेंट की कॉपी लगाई, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रूव करे कोर्ट का ओरिजिनल रिकॉर्ड मंगवा कर, और ये जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट से मंगवाए गए और अपनी इन सर्टिफाइड कॉपीज को प्रूव किया गया, तो डिफेंडेंट ने बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस करे हैं सेक्शन 61 और 64 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। डिफेंडेंट ने ये भी डिपोज किया कि पहले वाले सूट में C और उसका ब्रदर जो है F, इन दोनों ने B को थ्रेटन किया था और ट्राई किया था इसको डिस्पोजेस करने के लिए इसकी एग्रीकल्चरल लैंड से, इसलिए B ने उस टाइम पर इनके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया था इंजंक्शन का F के अगेंस्ट। डिफेंडेंट ने यह भी कहा कि उस पहले वाले सूट में F ने एक एग्रीमेंट फॉर सेल की कॉपी प्रोड्यूस करी थी, जिसपे कि C विटनेस और कोर्ट ने उस एग्रीमेंट ऑफ सेल को फेक डिक्लेयर कर दिया, और डिफेंस विटनेस 1 भी रिबट नहीं हुए अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे एविडेंसेस आने के बाद प्लेंटिफ के काउंसिल अपीयर हुए और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पहले वाला सूट है उसमें जो प्लेंटिफ A है, ना तो वो उस केस में पार्टी है और ना ही वो उस केस में विटनेस है।
इसलिए जो पहले वाला जजमेंट है वो प्लेंटिफ पे बाइंडिंग नहीं है। अब क्योंकि प्लेंटिफ के काउंसिल ने ये बात कही है कि पहले वाले जजमेंट में प्लेंटिफ पार्टी नहीं है तो प्लेंटिफ पे ये जजमेंट बाउंड नहीं है, तो लॉ क्या कहता है इस पे वो लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सभी जजमेंट जो कि फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, तो ये जो जजमेंट्स हैं ये रेलेवेंट होंगे सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 43 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट ये जजमेंट लगाया जा रहा है तो वो पार्टी उस पहले वाली केस में भी पार्टी होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन सेक्शन 43 में नहीं है। और जो ये प्रीवियस जजमेंट आया है उस केस का एग्जिबिट P4 ये फैक्ट इन इशू है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी कोई लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। साथ ही ये फैक्ट जो है रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्योंकि ये प्लेंटिफ का मोटिव कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक फॉल्स सूट फाइल करने का डिफेंडेंट के अगेंस्ट। इसलिए इस केस में एग्जिबिट P4 जो है यानी कि जजमेंट वो रेलेवेंट होगा एज पर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और जो भी प्लेंटिफ की आर्ग्यूमेंट थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि डिफेंडेंट के एडवोकेट ने कोर्ट की अटेंशन जो डिफेंडेंट के सिग्नेचर हैं एग्जिबिट D1 जो कि प्लेंट था पहले वाले सूट में और एग्जिबिट P1 था प्रोमिजरी नोट, इन दोनों पर जो डिफेंडेंट के सिग्नेचर थे उसकी तरफ कोर्ट की अटेंशन को लेकर गए। तो कोर्ट ने सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इन सिग्नेचर्स को कंपेयर किया और ये दोनों सिग्नेचर अलग अलग पाए गए, यानी प्रोमिजरी नोट पर अलग सिग्नेचर हैं और जो प्लेंट है उस पर अलग सिग्नेचर हैं। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्योंकि ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि डिफेंडेंट ने एग्जिबिट P1 पे साइन किए हों। साथ ही ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 क्योंकि ये इफेक्ट है फैक्ट इन इशू का। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही थी उस टाइम पर यह पता चला कि एग्जिबिट P1 प्रोमिजरी नोट नहीं है बल्कि एक बॉन्ड है और सेक्शन 3 रेड विथ शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉन्ड है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है। सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिस पे स्टैम्प ड्यूटी लगनी है और वो नहीं लगाई गई है या इनसफिशिएंट है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा जब तक कि सेक्शन 35 के प्रोवाइजो में दिया गया फाइन पे नहीं कर दिया जाता। इसलिए एग्जिबिट P1 को इम्पाउंड किया गया और पेमेंट करने के बाद जो भी पेनल्टी थी उसको पेमेंट करने के बाद उसे एविडेंस में एडमिट किया गया एज बॉन्ड की तरह। अब ये फैक्ट कि प्लेंटिफ ने एग्जिबिट P1 को प्रोमिजरी नोट कहा जबकि वो बॉन्ड था तो ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्योंकि ये इन्फरेंस सजेस्ट कर रहा है, बोल कुछ नहीं है और वो है कुछ। एग्जिबिट P1 की मतलब वो फोर्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्लेंटिफ ने ये अलेज किया था कि मिस्टर C जो है वो गारंटर है जब ये लोन ट्रांजैक्शन हुई थी और ये बात एग्जिबिट P4 से क्लियर होती है। एग्जिबिट P4 है एक्नॉलेजमेंट किसकी, जो भी डिमांड नोटिस भेजा गया था उसकी। इससे ये बात क्लियर होती है कि पहले वाले सूट में ये जो C है ये इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट विटनेस था और ये बात भी एडमिटेड है कि C और F ब्रदर्स हैं जो कि पहले वाले सूट में डिफेंडेंट थे। तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्योंकि ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि C ने गारंटी दी हो किसी डेट की डिफेंडेंट को और साथ ही ये एक जनरल कंडक्ट है और कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कि कुछ फोल प्ले हुआ है प्लेंटिफ के पार्ट में क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन जो कि पहले वाले सूट में उसके अगेंस्ट विटनेस रहा हो और वो इस केस में उसकी लोन की गारंटी दे रहा हो। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट पैरा में कि डिफेंडेंट की साइड से आर्ग्यू किया गया कि पहले कोई ना तो इंट्रोडक्शन है और ना ही किसी तरह का रिलेशन है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। और ये जो स्टेटमेंट है डिफेंडेंट ने कहा है ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, तो डिफेंडेंट इस बात को रिबट भी नहीं कर पाया और ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्योंकि यह हाईली इम्प्रोबेबल है कि प्लेंटिफ एक ह्यूज अमाउंट बिना किसी सिक्योरिटी के किसी को क्यों उधार दे देगा।
साथ ही प्लेंटिफ के प्लेंट से ये बात भी क्लियर होती है कि प्लेंटिफ ने कहा है कि उसने 1,60,000 रुपये डिफेंडेंट को उधार दिए कैश में, और जब वो उसके घर पे मांगने आया था तभी, मतलब जैसे ही उसने अप्रोच किया उसने उसको 1,60,000 रुपये दे दिए। तो ये फैक्ट भी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हाईली इम्प्रोबेबल है, इसी रीज़न से कि कोई किसी को जानता नहीं है तो बिना सिक्योरिटी के कैसे वो इतना अमाउंट किसी को दे सकता है। इसके साथ ही डिफेंस विटनेस 1 ने, डिफेंडेंट विटनेस 1 ने ये भी बताया कि ऐसा क्यों स्टेट किया गया होगा कि उसने लोन लिया है, कि उसने बोला था कि पहले रंजिश चली आ रही है, इसी करके उसके ऊपर ये झूठा केस बनाया है। पर ये बात रेलेवेंट तो है, पर वो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए इसे ड्यूली प्रूफ नहीं मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्लेंटिफ के काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि प्लेंटिफ ने अपना केस सभी रिलायबल एविडेंसेस द्वारा प्रूव किया है। उन्होंने कहा कि प्लेंटिफ ने एक इंडिपेंडेंट विटनेस डी को भी प्रोड्यूस किया जो कि ना तो रिलेटिव है इस प्लेंटिफ का और ना ही कोई इंटरेस्टेड विटनेस है, ना ही इसके डिफेंडेंट के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी है कि वो उसके खिलाफ झूठी गवाही देगा। साथ ही प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में ये भी लिखा था कि ए, सी, डी ये तीनों नेबर हैं और एक ही टाउन में रहते हैं। अब क्योंकि डिफेंस विटनेस 1 ने इस डी को, जो कि इंडिपेंडेंट विटनेस है, इसको इम्पीच नहीं करा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और जो भी कोर्ट के सामने चीज़ें प्रूव की गई हैं और सारे सर्कमस्टेंसेस हैं केस के, वो देखते हुए कोर्ट ये हेल्ड करती है कि ये जो डी है ये नेबर है इस प्लेंटिफ का, तो इसकी जो टेस्टिमनी है ये रिलायबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इशू हमने बनाया था कि क्या डिफेंडेंट ने कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है प्लेंटिफ के फेवर में और क्या कोई लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पैरा नंबर 16 में कि जो भी कोर्ट के सामने मैटर आया है उसको एनालाइज करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंडेंट ने कभी कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट नहीं किया है और ये जो पूरी कहानी बनाई गई है ये सिर्फ डिफेंडेंट को एक लेसन पढ़ाने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए ही बनाई गई है और ये सभी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके एक फोर्स्ड प्रोमिसरी नोट बनाया है। इसलिए कोर्ट हेल्ड करती है कि जो भी एग्जिबिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं प्लेंटिफ द्वारा वो सभी फोर्स्ड हैं और डिफेंडेंट ने कोई 1,60,000 का लोन नहीं लिया है और ना ही कभी वो एग्री हुआ है 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करने के लिए। इसलिए इशू नंबर 1 जो है वो डिसप्रूव होता है। अब हमारा यहाँ इशू नंबर 1 डिसप्रूव हुआ है तो उस कॉलम में जाकर हम फाइंडिंग्स की जगह लिख देंगे डिसप्रूव। उसके बाद नेक्स्ट इशू हमारा था क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है 1,60,000 रिकवर करने के लिए 2% इंटरेस्ट के साथ, तो यहाँ हम सेंटर में लिखेंगे इशू नंबर 2 और लिखेंगे अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है 1,60,000 अमाउंट की रिकवरी के लिए 2% इंटरेस्ट के साथ। तो इशू नंबर 1 का जो डिसीजन आया उससे ये बात क्लियर होती है कि डिफेंडेंट ने कभी कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट नहीं किया है और ना ही कभी कोई लोन लिया है, इसलिए डिफेंडेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो प्लेंटिफ को पैसे वापस करे, इसलिए इशू नंबर 2 भी डिसप्रूव होता है। उसके बाद लास्ट इशू था हमारा रिलीफ और कोस्ट का, तो यहाँ हम सेंटर में लिख देंगे इशू नंबर 3 और लिखेंगे जो भी इश्यूज़ को एनालाइज किया है उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये रिलीफ ग्रांट करती है। सबसे पहला तो प्लेंटिफ एंटाइटल नहीं है इस मनी को रिकवर करने के लिए। दूसरा, प्लेंटिफ अपनी कॉस्ट तो बियर करेगा ही, डिफेंडेंट के सूट की कॉस्ट भी बियर करेगा। थर्ड, जो भी एडवोकेट की फीस है और कॉस्ट है सूट के वो पे करने हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली और राइट हैंड साइड पर साइन कर देंगे सिविल जज 2nd क्लास के। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखेंगे कि ये जजमेंट साइन और प्रोनाउंस किया गया है ओपन कोर्ट में। फिर दोबारा से थोड़ा स्पेस छोड़कर साइन करेंगे सिविल जज 2nd क्लास के।